हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम लोग का जो मैराथन क्लास है वह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग जो है, जैसा आप लोग की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर थ्योरी क्लासेस भी लाइए, तो मैंने क्या सोचा कि आप लोग का एक ही क्लास में जो एक यूनिट है उसको हम लोग कंप्लीटली आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग जो है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कुल 10 यूनिट होते हैं। आप सभी बताओगे कुल आपके कितने यूनिट है? आपके 10 यूनिट है। और इस 10 यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे भारत में है पहले से, यानी कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक जो टाइमलाइन चला हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में रहा है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी जो भी इस सेशन में आ चुके हैं, और इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में, ताकि क्लियरली सभी तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए अब आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग क्रैश कोर्स से जुड़िए जरूर। यहाँ पे आपको इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। 120 घंटे की जो आपकी पावर प्रोग्राम क्लासेस है उसके द्वारा आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि फॉर्म भर देंगे तो तैयारी शुरू करेंगे, तब आपके लिए काफी चीजें देर हो जाएगी। तो फॉर्म भरे या ना भरे, तैयारी आप लोग जरूर शुरू कर दीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, और दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेट नहीं हुए हैं, बिल्कुल ऑन टाइम पे हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो सिलेबस है, एनसीईटी के द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर पैटर्न, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो 23 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कितने? 23 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा उससे क्वेश्चन कितने आएंगे? 23 क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये 23 क्वेश्चन कहां कहां से पूछेंगे? तो आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर जो आपका 10 है, यहां तक आपके टोटल जो 23 क्वेश्चन है वो आपके बनाए जाएंगे। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से जो है आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए जाए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर यूनिट से कोई भी क्वेश्चन ना भी पूछा जाए। तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक आपके टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल रहेगा कि आप जो है उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो 20 क्वेश्चन आपको यहां पे अटेम्प्ट करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो पेपर पैटर्न है ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं हो सकता हूं कि क्या है कि 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में आपके फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कौन से? फर्स्ट 20 क्वेश्चन, यही आपको क्या करना होगा? ये अटेम्प्ट करने होंगे, इसी को आपको जांचा जाएगा। बाकी लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे उनको नहीं साइन किया जाएगा। इसीलिए 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उससे ज्यादा नहीं। 20 से कम कर सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब जो आपका टोटल जो आपका 10 यूनिट है, जैसा आप सभी को पता है कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें टोटल आपके 10 यूनिट हैं, और ये 10 यूनिट कहां कहां से पूछे गए हैं ये भी हम लोग यहां पर क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है और 6 और 10 है, ये तीनों ही यूनिट आपके जो है फाउंडेशन है, यानी कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये इसका फाउंडेशन है। यानी आपको अगर फाउंडेशन नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फाउंडेशन जो चीजें होंगी वह यूनिट नंबर 1, 6 और 10 में आपको पढ़ना है। सेकेंड जो चीज होगा कि आपको यूनिट नंबर 2 और 5 में जो है वह स्टूडेंट और जो इकोसिस्टम है हमारा है, उस इकोसिस्टम को, हमारे एटमॉस्फेयर को, जो हमारे स्टूडेंट का नजरिया है, उन सबको आपको पढ़ना होगा।
इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 7 और 9। इसमें हम लोग मॉडर्न जो एजुकेशन है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है पेडागोजी। तो पेडागोजी आपको मोस्टली यूनिट नंबर 3, 4 और 8 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सर 10 यूनिट कवर करेंगे ना। देखिए आज 10 यूनिट तो हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 10 यूनिट नहीं हो पाएगा। यूनिट नंबर 1 ही आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है वह बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, काफी वास्ट सिलेबस है आपका। ठीक है, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ अपने सिलेबस को पढ़ना है, अपने जो आपको सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो सिलेबस क्या है यूनिट नंबर 1 जो आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम मैराथन लेने वाले हैं वह रहेगा आपका यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में आपको क्या क्या पूछेगा ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछेगा। सर मैं 12th में हूं और एग्जाम 4 को खत्म होगी, आईटीपी करना चाहती हूं, सर प्लीज गाइड करें कि 40 दिन में पढ़े कैसे एडमिशन लें। राजस्थान से। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जब एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है, आप 12th में तो आपका ऑलरेडी डोमेन तैयार होगा। 40 दिन में आप अपना नॉन डोमेन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 40 दिनों का ही नॉन डोमेन का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको कंप्लीट जो है प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक और चीज है कि कॉपी पेस्ट मत करिए, और भी स्टूडेंट हैं ठीक है, तो उनके लिए भी कमेंट करने के लिए जगह छोड़िए। कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है इसके बारे में आपको बात करना, और एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या क्या चीजों के बारे में बात करना है, हम किससे अवेयर हो सके, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ये भी एनटीए ने बाकायदा आपको बताया हुआ है। क्या क्या बताया है, कह रहा है कि आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है एंशियंट ज्ञान परंपरा से लेकर के, एंशियंट ज्ञान परंपरा से लेकर के आपका जो है आज के समय का, यानी कि जो आज के समय के एजुकेशन सिस्टम है उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी यहां पर आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या यहां पर है कि एंशियंट इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, एंशियंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम उसके बारे में, मेडिवल इंडिया में जो आपका रहा है एजुकेशन सिस्टम उसके बारे में पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम इस समय लागू हो रहा है इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आप समझ लिए कि केवल एक लाइन में आपको पूरा का पूरा इतिहास में जितने एजुकेशन की चीजें हैं उन सब के बारे में आपको बता दिया है। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये आप यहां पर देख सकते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस लिखा हुआ है, देखिए प्रिस्टाइन क्लासेस डाउनलोड करिए ऐप को, तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते 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 भैया, चलिए गुप्ता जी नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। इसके बाद है आपका प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेटरी बॉडीज। तो पहला टॉपिक आप समझ लीजिए। सेकंड टॉपिक क्या कह रहा है, प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको आपको पढ़ना है। क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, आपको देखिए ध्यान रखिएगा, आपको आईआईटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनआईटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका तो आरआई के बारे में पढ़ना है, जितने भी आपके आरआई हैं। ठीक है, आरआई। ठीक है, इसके अलावा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इनके बारे में पढ़ना है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके बारे में आपको जानकारी लेना है। यानी आप देखिए कि एक ही लाइन में आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। अब कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है आपको, आईआईटी कितने हैं, कौन कौन सा आईआईटी पहले आया, अभी जो आईआईटी जो हो रहा है उसमें क्या क्या है, एनआईटी के बारे में पूछेगा, आरआई के बारे में पूछेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आप 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लेगा, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे वीसी के बारे में पूछ लेगा। तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहीं पे एनटीए का मन नहीं भरा, एक और टॉपिक आपको दे दिया है नियामक निकाय, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यानी हमारे यहाँ पे जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनको भी आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कहां से ये भी अब ये देख लीजिए कि नियामक निकाय जो रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, जैसे आप देख लीजिए यहां पर एनसीटी के बारे में। ठीक है, क्या है आपका एनसीटी,
जो टीचर्स रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका यूजीसी हो गया, ठीक है। यूजीसी के अलावा आपका जो है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मान ले चलते हैं एनटीए हो गया, ठीक है, एनटीए हो गया, और इसके अलावा आपका आईबीपीएस हो गया। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, यानी एक ही लाइन में आप देखिए कि आपको पूरे के पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के बारे में बोल दिया है कि आपको पढ़ना है और नॉलेज लेना है। फिर आपका इसके बाद कह रहा है कि कमिटियां, यानी कि जो आपकी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी एजुकेशन वाले कमिटियां बनाई गई हैं उन सभी कमिटियों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि हमारे संविधान में एजुकेशन से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आपके भाग हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। उन 450 से ज्यादा अनुच्छेदों में कौन कौन सा अनुच्छेद आपके एजुकेशन से संबंधित है ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, जहां से कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का जड़ है, उस जड़ के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर जो एक टॉपिक आपका है गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु मतलब हमारे जो टीचर और शिष्य मतलब जो हमारे स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में यहां पे आपसे बात किया जाएगा। कह रहा है कि कोर फाउंडेशन ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन, गुरु, टीचर प्लस मेंटोर प्लस स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। यानी यहां पर कह रहा है एक बात कि जो प्राचीन शिक्षा की आधारशिला थी वो क्या थी? आपकी आधारशिला वो हमारे गुरु थे, ठीक है। प्राचीन जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री की जो आधारशिला थी, आधारशिला का मतलब क्या होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो कौन थे? हमारे गुरु थे। अब गुरु के यहाँ पे क्या परिभाषित किया गया है कि उस समय के जो गुरु थे वो शिक्षक भी थे, वो मार्गदर्शक के रूप में भी थे, और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक नेता भी थे। क्या थे? नेता भी थे। और सम्मान, अनुशासन, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता था। यानी कि पहले का जो एजुकेशन था वो बहुत सारी चीजों पर आधारित था। उसमें सम्मान होता था, उसमें अनुशासन होते थे, उसमें जो हमारा नैतिक मूल्य है वो भी उसमें शामिल होता था। तो गुरु अपने शिष्यों को बताते थे कि आपको अपने नैतिक मूल्यों पर रहना है, साथ ही साथ आपको अपने अनुशासन में रहना है, और उसके अलावा आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। अगर आपके खिलाफ कोई आपके सम्मान के खिलाफ कोई जा रहा है तो अपने आत्मसम्मान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें आपको है वो गुरु शिष्य परंपरा में देखने को मिलती है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग मोहम्मद मुर्तजा जी। इसका पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। प्रिस्टाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। प्रिस्टाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, प्रिस्टाइन क्लासेस। आप प्रिस्टाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको काफी यहाँ पे जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं सब वहीं पे आपको मिलते हैं। तो प्रिस्टाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। फिर इसके बाद है आपका गुरुकुल सिस्टम। गुरु शिष्य परंपरा जो थी, गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा गुरुकुल सिस्टम था। यानी कि यहां पर जो गुरुकुल सिस्टम था क्या कर रहा है कि बिगेन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। यानी कि जो गुरुकुल सिस्टम था वो कब से शुरू हुआ था? वैदिक सभ्यता के समय से शुरू किया गया था। वैदिक सभ्यता यानी कि 1500 से लेकर 1500 बीसी के लगभग आपका जो गुरुकुल सिस्टम है उसकी शुरुआत आपकी मानी जाती है। गुरुकुल सिस्टम क्या था कि गुरुकुल सिस्टम में जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास रह करके ही अपना दीक्षा शिक्षा लेते थे, ठीक है। यानी वहीं पर रह करके अपने गुरु के सानिध्य में ही रह करके वो सारा चीज सीखते थे। मैथ हो गया, इसके अलावा विज्ञान हो गया, खेल का हो गया, कोई भी जो चीज होता था वो सब कुछ अपने गुरु के सानिध्य में ही रह करके सीखने का कार्य करते थे। इससे क्या होता था कि गुरु और शिष्य के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड भी बनता था, जो आगे चल करके यही जो बॉन्ड होता था, इमोशनल बॉन्ड, यही एक सम्मान का रूप लेता था। और गुरु को जो है शिष्य अपने पिता तुल्य समझते थे, और शिष्य का जो भी आज्ञा होता था उसको नतमस्तक होकर के शिष्य उनका पालन करते थे, ठीक है। गुड इवनिंग दीप्ति जी, गुड इवनिंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सिंपल लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि यहां पर सादा जीवन, अनुशासन और चरित्र निर्माण के बारे में बताया जाता था, बच्चों को समझाया जाता था जो भी शिष्य होते थे। इसके अलावा कह रहा है कि उपनयन सेरेमनी मार्क्ड एंट्री इनटू एजुकेशन, यानी जो भी बच्चे यहाँ पे आते थे गुरुकुल सिस्टम में, जो भी बच्चे आते थे वह क्या होते थे, वह एक विधि के द्वारा आते थे और वह विधि था आपका उपनयन संस्कार विधि। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद ही जो है जो बच्चों का शिक्षा है वह प्रारंभ होता था, कहां पे, गुरुकुल में। ठीक है, आया बात समझ में। तो गुरुकुल सिस्टम जो था वह यहीं से आपका शुरू किया गया था। और इस गुरुकुल सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि जो शूद्र होते थे उनको जगह नहीं दी जाती थी। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो शूद्र होते थे, ठीक है, शूद्र, वैश्य, शूद्रों को जो है यहां पे जगह नहीं दी जाती थी। बाकी उच्च कुल की जो 3 कैटेगरी होते थे उन सबको यहां पे जगह दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद कर रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, यानी कि जो शिष्य होते थे उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी जो गुरुकुल पद्धति थी वो बहुत ही लाभकारी थी और बहुत ही बेहतरीन थी। सर आज एक यूनिट कंप्लीट होगा? हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग विभूति जी, बहुत अच्छा यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वांगीण विकास हेतु, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो था यहां पे इंक्लूड था। अब इसमें क्या होता था, यहां पर जो शिष्य आते थे उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था और उपनिषदों का भी ज्ञान दिया जाता था। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से 4 वेद हैं। ठीक है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट करें कि 4 वेद कौन कौन से हैं। विभूति जी, मुसान जी, इसके अलावा मोहम्मद मुर्तजा जी, निकेश, निकिता, जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि क्या क्या होगा, कौन कौन से जो 4 वेद हैं वो होते हैं। और उपनिषदों के बारे में, फिलोसफी, यानी कि यहाँ पर दर्शन और न्याय के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यही नहीं था कि केवल केवल वेद के बारे में, संस्कृत के बारे में, भाषा के बारे में नहीं, और भी चीजों के बारे में, गणित के बारे में पढ़ाया जाता था, विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाया जाता था, आपका संस्कृत पढ़ाया जाता था। ये सारी जो विद्याएं हैं वो बच्चों को दी जाती थी। लॉजिक, यानी कि न्याय के बारे में जानकारी, इसके अलावा ग्रामर के बारे में आपको जानकारी दी जाती थी। जो बच्चे थे उनको संपूर्ण व्याकरण जो था, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, इन सब की जो है जानकारी दी जाती थी। ठीक है, आप बात समझ में, इन सब की आपकी जानकारी दी जाती थी। बिल्कुल, एमसीक्यू सीरीज तो रोज होगा और डेली 7 बजे ही एमसीक्यू का जो क्लास है वह होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि वेदों की संख्या, जो लोग नहीं बता पाए आप लोग बता दें, वेदों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है, और उपनिषदों की संख्या कितनी है, लगभग 108 है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानकारी दी जाती थी बच्चों को। ऐसा नहीं कि केवल 1 ही 2 विषय के बारे में, तो ये सब जानकारी उनको दी जाती थी। इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी जाती थी। आर्ट्स और वेलफेयर, यानी कला और युद्ध कला के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। आप लोगों ने एक देखा होगा महाभारत, ठीक है, स्टार प्लस पे आता था, तो महाभारत के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, जय संहिता, इसका पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। तो महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि कैसे जो है महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का जब युद्ध होता उससे पहले ही जब है कि जो भी वहां पे कौरव हो गए, पांडव हो गए, तो पांडव क्या करते थे, जितने भी 5 पांडव थे सब अलग अलग चीजों में माहिर थे। कोई गदाधारी था, कोई जो है गांडीवधारी था, ठीक है, कोई जो है मतलब औषधि में अपना विशेष हथियार उसका था, औषधियों में, और कुछ जो थे अपने मन की बात सुनते थे, दूर की चीजों को समझ लेते थे। तो ये सब किसके द्वारा होता था, ये सब गुरुकुल पद्धति में उनको सिखाया गया था। बचपन से ही वो सब क्या करते थे, यहां पे सीखते थे। ठीक है, चलिए ओके। तो ये था आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण विकास पर कार्य किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग मेथड क्या क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। तो वहां पे यानी कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी
यानी कि गुरु शिष्य परंपरा था, यहां पे जो टीचिंग कराया जाता था वह ओरल ट्रेडिशन था। क्या था आपका? ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है श्रुति और स्मृति, यानी कि मौखिक परंपरा थी। क्या थी आपकी? मौखिक परंपरा। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है आपका? ओरल ट्रेडिशन हो गया कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग यहां पर सुन रहे हैं। ठीक है, आया बात समझ में? क्या है कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको सुन रहे हैं, यही आपका क्या है? आपका ओरल ट्रेडिशन है। इसके बाद मेमोराइजेशन यानी कि कंठस्थ विधि। क्या था आपका? कंठस्थ विधि था। इसके अलावा आपका डिबेट, यानी कि यहां पर आपका डिबेट कराया जाता था। वहां पे मतलब जिसे कहते हैं शास्त्रार्थ, कि 10 बच्चे एक तरफ 10 बच्चे एक तरफ, और एक टॉपिक दे दिया जाता था और इस एक टॉपिक पे जो बच्चे थे वो आपस में डिबेट करने का कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद यहां पे कह रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। नो फॉर्मल एग्जामिनेशन, यहां पे कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, यहां पे एक विशेष तौर पर परीक्षा ली जाती थी जब गुरु को यह समझ में आ जाता था कि हाँ, अब अध्यापक जो हमारा शिष्य है वो मेरी शिक्षा ग्रहण कर चुका है, तब वो उसकी परीक्षा लेता था। ठीक है ना? देखिए, एग्जाम लेवल में अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा टफ तो पूछेगा नहीं, बहुत आसानी रहेगा। आश्रम पद्धति की बात करते हैं तो मीडियम क्या रहता था पढ़ाने का? तो मीडियम जो था आपका संस्कृत था, ये मेनली आपका था, मेन विषय था। यानी कि संस्कृत में ही जो है बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, और जो टीचर बोलते थे, जो गुरु बोलते थे, वह संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। पाली पाली भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन और बौद्ध संस्थानों में क्या होता था कि पाली भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, जितने भी बौद्ध संस्थान थी, जितने भी बौद्ध के स्कूल वगैरह ऐसे थे, उन सभी जगहों पे पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हेलो मोहित नागर जी, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी, देखिए उस समय की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तक्षशिला के बारे में जानते हैं। तक्षशिला का जो निर्माण हुआ था, यानी जो स्थापना हुआ था, वो 6वीं शताब्दी में आपका किया गया था, और यहाँ पर 60 से ज्यादा आपके सब्जेक्ट यानी कि जो विषय है वह पढ़ाए जाते थे, और यहाँ पर दूर दूर से जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। इसके अलावा जो यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस स्कॉलर्स रहे हैं, उनमें आपका नाम आता है पाणिनि जी का, जो कि व्याकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है इनको। ठीक है, तो ये बताइएगा पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, कौन से व्याकरण की रचना की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चाणक्य चाणक्य ने कौन से किताब की रचना की थी, कौन सा किताब लिखा हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आए नालंदा। नालंदा के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 5वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में ये आपका रहा है, और ये सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। कौन भैया? नालंदा। नालंदा सबसे ज्यादा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जैसे अभी के समय में देखिए कि सबसे ज्यादा आवासीय विश्वविद्यालय वाला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका बीएचयू है। उस समय का जो था वह नालंदा था। विजिटेड बाय हुनजांग, यानी हुनजांग जो थे यहाँ के प्रसिद्ध यात्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मेडिवल पीरियड। ठीक है, मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल। क्या है आपका? मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल। बहुत बढ़िया, यहाँ पे निकेश जी अर्थशास्त्र आपका सही है। अष्टाध्यायी, हाँ, अष्टाध्यायी की उन्होंने रचना की थी, इसीलिए उनको जो है संस्कृत व्याकरण के मतलब व्याकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे मदरसा और जो आपके पाठशाला हैं वो डेवलप की गई थी। इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस थी वह एजुकेशन पे आपको देखने को मिलती है, यानी इस्लामिक शिक्षा का यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बारे में डिस्कशन करने के लिए है नहीं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, वार्तालाप भी उस समय जो है वह संस्कृत में ही किया जाता था। ऐसा नहीं कि हिंदी में आपके वार्तालाप कर लिए जाते थे, संस्कृत में ही वार्तालाप आपके किए जाते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो है क्या हुआ, एनईपी लागू किया गया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, हमारा देश क्या हुआ, हमारा देश जब एकदम बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया हमारा देश, तो उसके बाद हमारे देश में एनईपी को लागू किया गया। क्या लागू किया गया, एनईपी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अभी तक जो है अगर बात करते हैं हमारे देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह 3 बार आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, 1 बार संशोधित किया गया है। तो सबसे पहले जो आपका एनईपी आया था, पहले एनपी के नाम से जाना जाता था, नेशनल, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के नाम से जाना जाता था 1968। अगर ये कहीं आपको एनपी भी दिखे तो भी आपका ये सही है। तो ये 1968 में सबसे पहले नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई। उसके बाद जो है आपका एनईपी 1986 आया, और फिर उसके बाद आपका जो है इसी को संशोधित रूप करके एनईपी 1992 जो कि संशोधित था। क्या था आपका, संशोधित। ठीक है, ये संशोधित था। इसके बाद आपका जो है 4th नंबर पे जो आपका आता है वर्तमान में एनईपी 2020। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके कुल 3 एनईपी आए हैं और एक संशोधित एनईपी आया हुआ है जब से भारत हमारा आजाद हुआ है। ठीक है, ठीक है, आया बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यह हमारे देश की ये क्या है, पहली फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि हमारे देश में आई थी स्वतंत्रता के बाद ये लागू की गई थी। ठीक है, साथ ही यहां पे कह रहा है आपका कि बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डीएस कोठारी कमीशन, यानी कि डीएस कोठारी आयोग की सिफारिशों पे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को लागू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएस कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को लागू किया गया। इसकी विशेषता क्या क्या थी, जो कमेटी बनाई गई थी कोठारी आयोग की, कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी कि 1968 का जो एजुकेशन पॉलिसी होगा वो लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात किया गया कि यहां पर त्रिभाषा लागू होगा। त्रिभाषा लागू करने का मतलब क्या यहां पर है ये भी देख लेते हैं। त्रिभाषा का मतलब क्या होता है कि पहले आपका मदर टंग होगा। ठीक है, क्या होगा, मदर टंग। ठीक है, इसके बाद आपका जो है हिंदी रहेगा और फिर आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, तो ये 3 भाषा यानी कि त्रिभाषा जो सूत्र है उसको लागू करने के लिए बात किया गया था। फिर इसके बाद है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि शिक्षा में समानता का अवसर यहां पे मिले, चाहे गरीब हो अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का जो समानता का अधिकार है वो सभी के लिए एक समान होगा। आया बात समझ में यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यहीं पर आपका 10+2+3 की जो संरचना है उसे लागू की गई। देखिए यहां पर 10+2+3 की जो संरचना है ये क्या कह रही है कि इसमें जो है आपका क्या होगा कि 10वां यानी कि 10th ये हो गया, फिर 12th होगा। 12th करने के बाद जो है बच्चे क्या करेंगे, यूजी का कोर्स करेंगे, चाहे वह ग्रेजुएशन का कोर्स हो, कोई भी बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज को ही यूजी कोर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये इस प्रकार का जो शिक्षा पद्धति है उसे लागू करने की जो सिफारिश है कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है एम्फेसाइज ऑन साइंस एंड रिसर्च, यानी कि विज्ञान और अनुसंधान पर भी जोर दिया गया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बनेंगे वहां पे विज्ञान का एक
अलग से लैब भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन पे जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जितना भी जीडीपी रहेगा उसका कम से कम 6% खर्च करना अनिवार्य होगा, ये इसमें रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड है यहां पर 1986 का, यानी 1986 में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी टेन्योर, यानी कि राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय हमारी द्वितीय एनईपी लागू की गई थी, जो कि 1986 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड इक्वलिटी, यानी आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि पहला जो हमारा एनईपी आया था उसमें आधुनिकीकरण पर जोर बिल्कुल नहीं दिया गया था। केवल शिक्षा पद्धति को एक सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे देश में उस एनईपी को लागू किया गया था। अब जो एनईपी हमारा होगा, इस एनईपी में जो है राजीव गांधी के समय जो हमारा लागू किया गया था एनईपी, उसके बाद आधुनिकीकरण और समानता पर भी जोर देने की बात यह करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहां पर बात ध्यान रखिएगा कि 1986 के एनईपी के दौरान ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह शुरू किया गया था। इससे प्रश्न आप लोगों का जरूर पूछेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित। फिर है नवोदय विद्यालय की शुरुआत भी जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन, यानी कि जो महिला शिक्षा है उस पर भी जोर देने की बात यहां पे की गई थी, क्योंकि जिस देश की महिला शिक्षित होती है उस देश में जो है ग्रोथ अपने आप होना शुरू कर देता है। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम पे जोर देना। ठीक है, क्या देना, वयस्क शिक्षा पर जोर देना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया, यानी इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो हमारा व्यवसायिकीकरण है, यानी कि बच्चे जो है पढ़ लिख करके केवल पढ़े लिखे ही न रहे बल्कि पैसे भी कमा सके, अर्न भी कर सके, इस पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे बढ़ते हैं, अगला है हमारा यहां पर ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनईपी 1986, यानी कि जो हमारा 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में जो हमारा आया हुआ था एनईपी, वह क्या था, संशोधित रूप था किसका, 1986 में जो हमारा एनईपी आया था उसका संशोधित रूप आपका था। ठीक है, आया बात समझ में यहां पर। इसके बाद इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन होगा इस पर यह कार्यान्वयन हेतु एक प्रोग्राम को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इस एनईपी में, यानी कि जो 1992 में आपका आया था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको भी जान लेते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को शामिल किया था, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया था कि जितने भी जिले होंगे, जिस हमारे देश में जितने भी राज्य होंगे, उन राज्यों के जितने जिले होंगे उन सभी जिलों में प्राथमिक विद्यालय जरूर ओपन होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय होना जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बिना जो बच्चे हैं वह पढ़ लिख नहीं सकते। इसके बाद है यहाँ पर स्ट्रेंथ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण पर बढ़ावा दिया जाता था, यानी कि जो विकेंद्रीकरण था उस पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई थी। इसके बाद फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी जो वंचित वर्ग के लोग थे, जैसे एससी वर्ग के लोग हो गए, एसटी वर्ग के लोग हो गए, उन लोगों पे विशेष फोकस की यहां पे बातें की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसको बस ध्यान रखिएगा कि जो 1992 था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि ये जो था आपका, इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया था, ये एक सिफारिश की गई थी। फिर है आपका यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,
और आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में था वही अभी भी चल रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं एनईपी 2020, ये पूरी तरह से हमारे देश में जो है एक तरह से कहिए कि ये 26 जनवरी 2021 को लागू हो चुका था, बट पूरी तरीके से हमारे देश में जो लागू किया जाएगा वो 26 जनवरी 2030 को ये आप हमारे देश में पूरी तरीके से लागू होते हुए देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर कह रहा है कि ये जो एनईपी था आपका, यानी जो अभी हमारा एनईपी चल रहा है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है 1986 को आपका रिप्लेस कर रहा है। 1986 को क्या कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है। और इसके साथ यहां पर देखें कि 1992 दिया हुआ है, जो कि 1992 क्या है? ये इसका संशोधित रूप था 1986 का। अब इन दोनों को ही रिप्लेस करने का काम किसके द्वारा किया गया? एनईपी 2020 के द्वारा किया गया। एनईपी 2020 की बात करते हैं तो इसका जो ड्राफ्ट है, इसको ड्राफ्टिंग करने का जो कार्य है वह के कस्तूरीरंगन के द्वारा आपका किया गया है, जो कि इसरो के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा ही किया गया। और जो ये मंजूरी दिया गया था, ये मंजूरी कब दिया गया था? 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी दी गई थी। ठीक है, कब दिया गया था? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई कि अब ये हमारे देश में लागू होगा। लेकिन बाद में चल करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो एनईपी 2020 है हमारे देश में धीरे धीरे लागू की जा रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन फीचर है उसके बारे में समझ लीजिए। हमारे देश में अभी तक जो चल रहा था 1986 के द्वारा, इसमें कहा गया था कि हमारे देश में जो है वह क्या होगा आपका, हमारे देश में 10+2 का जो पैटर्न होगा वो लागू होगा। लेकिन इसको बदल दिया किसने? किसने रिप्लेस किया? एनईपी 2020 ने रिप्लेस किया। तो अब यहां पर कहा गया कि अब जो है 10+2 अब वो नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। कब से? 2030 तक, मतलब 2030 तक जो आपको है एनईपी 1986 का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। 2030 के बाद जो है 2020 एनईपी लागू हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि हमारे स्कूल में जो है वो 5+3+3+4 का जो पेपर मतलब पैटर्न है, स्कूलिंग पैटर्न, वो लागू किया जाएगा। ये अब है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 5 है, यानी कि जो आपका 2 साल से 3 साल से ज्यादा बच्चा अगर है, 3.5 साल से ज्यादा अगर किसी बच्चे की उम्र है तो बाल वाटिका में एडमिशन ले सकता है। तो यहां पर बाल वाटिका से लेकर के आपका क्लास 2 तक जो रहेगा, बाल वाटिका से लेकर के क्लास 2 तक जो रहेगा वो आपका 5 साल में काउंट होगा। और जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। क्या बोलेंगे? फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों को यहां पर। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, एक है फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है यहां पे फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है? इसमें जो है जो 3.5 साल के बच्चे रहेंगे, मतलब 3.5 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, वो वहां से लेकर के अपना बाल वाटिका शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बाल वाटिका में पढ़ना शुरू करेंगे। बाल वाटिका से लेकर के वो लोग क्लास 2 तक जो है अपनी पढ़ाई जो करेंगे वो 5 सालों तक ये करेंगे। कैसे कैसे करेंगे यूं समझ लीजिए। पहली क्लास जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वो नर्सरी की करेंगे, फिर वो पढ़ाई करेंगे किसकी? LKG की करेंगे। ठीक है, LKG की, फिर आपकी UKG की करेंगे। ठीक है, किसी करेंगे? UKG की करेंगे। फिर वो पढ़ाई करेंगे किसकी? यहाँ पर क्लास 1 की करेंगे, फर्स्ट की, फिर इसके बाद वो 2nd की क्लास की पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 5 साल जो आपका रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका यहाँ पर 2nd बोला गया है वह है आपका प्रिपरेटरी स्टेज में। ठीक है, क्या है आपका? प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं तो इस स्टेज में वो बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनका पैटर्न रहेगा। कौन बच्चे इसमें आएंगे? जो क्लास 3 से लेकर के 3rd से लेकर के क्लास 3rd to 5th तक पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है,
ये सब क्या होंगे, आपके प्रिपरेटरी स्टेज के रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये आपका 5 साल का हो गया, ये 5 साल लग गया ये आपका, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 3 4 5, ये 3 साल हो गया। इसके बाद आपका जो रहेगा तीसरा, ये क्या है आपका मिडिल स्टेज है, ठीक है, मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो यहां पर आपका क्लास 6 से लेकर के आपका क्लास 8 तक जो बच्चे रहेंगे वो पढ़ाई करेंगे। तो ये भी आपका 3 ईयर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो 4th नंबर पे आएगा वो क्या रहेगा, आपका सेकेंडरी स्टेज रहेगा, सेकेंडरी स्टेज रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बच्चे वो पढ़ाई करेंगे क्लास 9 से लेकर के आपका 12 तक, ठीक है। और ये जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका 4 साल तक के लिए, ठीक है, क्या रहेगा 4 ईयर इसमें लगेगा। तो यही आप यहां पर देखेंगे जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 5 प्लस आपका कितना हो गया 3 + 3 + 4। इस पैटर्न को जो है कि कौन रिकमेंड कर रहा है, NEP 2020 आपका रिकमेंड कर रहा है। आया बात समझ में यहां तक, क्लियर सभी को। क्रैश कोर्स आपका 18 तारीख से स्टार्ट है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल। और ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग 120 आवर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वह करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपका हायर एजुकेशन की बात की गई है। जैसा आपको पता है कि अब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है, तो हायर एजुकेशन जो होगा यानी स्कूलिंग के बाद का जो एजुकेशन होगा वो भी आपका बदलेगा, पूरी तरीके से ही आपका बदलेगा। तो हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां पर है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहां पर आप लोग कोर्स कर रहे हैं, किसका, ITP कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ITEP का कोर्स आप लोग कर रहे हैं। अब इस ITP कोर्स में आप जो करेंगे तो ये आपका कितने साल का होगा, 4 ईयर का आपका होगा, ठीक है। अब इस 4 ईयर में मान लेते हैं आपने पहले साल पढ़ाई कर लिया, आपने कंप्लीट इसे कर लिया, दूसरे साल भी आपने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरे साल भी आपने पढ़ाई कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन चौथे साल में आपका हो सकता है कि भगवान न करे आपके इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाए और आप विड्रॉल कर लें अपना एडमिशन। तो आपको क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा कि जो ग्रेजुएशन आप करेंगे, ठीक है, जैसे आप BA कर रहे हैं तो BA के साथ आपको क्या मिलेगा, BA विथ ऑनर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, BA विथ ऑनर्स का आपको डिग्री यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। वहीं पे अब 3 साल का आपने कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई नुकसान हो जाएगा। अब हो सकता है कि 1 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाए और फिर से एडमिशन लेना चाहें, तो आप 1 साल का ड्रॉप के बाद फिर से क्या करिए कि 4th ईयर में एडमिशन ले लीजिए, जहां भी सीट खाली हो। तो वहां पर जब एडमिशन लेंगे तो आप अपना 4 साल का जो ITP कोर्स है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यही आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम, ये बात यहां पर की गई है, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर सभी को यहां तक। चलिए यहां तक क्लियर, तो एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा भैया। चलिए आगे देखते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी यहां पर ABC की बात की गई है, किसकी, ABC की यहां पर बात किया गया है। चल बहुत बढ़िया, आपके प्रश्नों को भी लेते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ABC की बात की गई है। अब जब आप लोग कोई फॉर्म भरेंगे यहां पे, ठीक है, जब आप यहां पे ITP कोर्स शुरू करेंगे तो अपना जब फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वहां पे आपसे ABC ID पूछेगा कि आपने ABC ID बनाया कि नहीं। तो ABC ID आपको बनाना होगा और ABC ID आपका डिजी लॉकर के द्वारा बनाया जाता है, ताकि आपने जितना भी अपना पढ़ाई किया हुआ है सबको एक क्रेडिट के रूप में वहां पर इकट्ठा किया जा सके।
जैसे आपने पैसे को जमा करते हैं किसी बैंक में, उसी प्रकार से आप अपने पूरे एजुकेशन को एक बैंक में जमा करेंगे और उस बैंक का नाम रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, चलिए अगला है एमफिल डिसकंटिन्यू, यानी कि अब जो है एमफिल नहीं कराया जाएगा। यहां पर बोला गया है कि अब जो है एमफिल को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। GR टारगेटेड 50% बाई 2035। ठीक है, तो यहां पर GR का जो टारगेट रखा गया है वह 50% का रखा गया है 2035 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना जरूरी है। चलिए, बिहार से हूं और CSB गया में एडमिशन लेना चाहता हूं BA में, कितने स्कोर टारगेट लेकर के चलूं? तो देखिए, अगर आपको बिहार में है और बिहार से ही एडमिशन लेना तो कम से कम आपका 350 प्लस अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा आपका, वहां पे एडमिशन इजीली मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक जो था आपका ज्ञान परंपरा से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन सामने आ चुका है और इसका आंसर आप सभी लोग करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग को 10 सेकंड का यहाँ पे हम लोग टाइम दे रहे हैं और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपका यहां पर। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से माना जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समावर्तन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार या फिर वेदारंभ संस्कार। किस संस्कार के द्वारा ये माना जाता है? तो यहां पे आपका टाइम खत्म होता है। ठीक है, और जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भैया यहां पे प्रश्न नंबर 1 का? चलिए चलिए, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सी होगा, बिल्कुल सही है, उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार जब होता है तभी जो है वहां पर बच्चे या जो भी शिष्य होते हैं वो आश्रम पद्धति में जाकर के अपना पढ़ाई गुरुकुल पद्धति में करती हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही होगा, उपनयन विधि। ठीक है, क्या होगा? उपनयन विधि आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा विधा से संबंधित है? संस्कारों में से कितने संस्कार जो है शिक्षा यानी कि विधा से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये सब भी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि 4 हैं, 6 हैं, 3 है या फिर आपके 5 हैं। संस्कार विधा से जो है अभी तक कुल 6 ऐसे संस्कार हैं जो कि आपके किससे संबंधित हैं? शिक्षा से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए SC कैटेगरी है भैया तो कितना होगा? अगर SC कैटेगरी है तो आप मान के लिए कम से कम 300 प्लस टारगेट कर लीजिए, 300 प्लस। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि द गुरु शिष्य सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि गुरु शिष्य प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित थी, ये आपको बताना है। एग्जामिनेशन सिस्टम पे, रेसिडेंशियल डिसिप्लिन मोरल वैल्यूज पे, ऑनलाइन टीचिंग पे या फिर फीस स्ट्रक्चर पे, किस पर थे ये आपको बताना है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि गुरु शिष्य जो परंपरा था उसमें क्या होता था कि जो शिष्य थे उनका उपनयन विधि होता था। उपनयन विधि के बाद जो शिष्य होते थे वह गुरु के घर पे जाकर अपना दीक्षा शिक्षा लेने का कार्य शुरू करते थे। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? रेसिडेंशियल डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर यहाँ पे बी है वो सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। भैया आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, सेशन को शेयर भी करते रहिए। बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पे हाजिर हुए हैं। ठीक है, मैराथन क्लास में 7 स्टूडेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है यार। ठीक है, चलिए
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि प्राइमरी एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन वाज, यानी कि प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एम्प्लॉयमेंट था, मोक्ष कैरेक्टर बिल्डिंग था, या फिर गवर्नमेंट जॉब था, या फिर ट्रेड स्किल ओनली था। तो पहले ट्रेड के बारे में तो ज्यादा चीजें बताई नहीं जाती थी, तो ये पहले खत्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट यानी कि व्यापार के उस समय कोई जरूरत बहुत ज्यादा होती नहीं थी, व्यापारी जो लोग थे वो अपने आप बच्चों को खुद ही व्यापारी बना देते, तो गुरु के पास भेजने की कोई आवश्यकता थी नहीं। गवर्नमेंट जॉब उस समय जो है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई परीक्षा होती नहीं थी, डायरेक्टली जो है वहां पे क्या होता था, आपस में म्यूचुअल यानी कि जो आईजेपी होता था, इंटरनल जान पहचान, उसके द्वारा भी आपका होता था। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा आप सभी लोग। बी आंसर बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर विभूति जी बी आंसर है सभी का, बहुत बहुत अच्छा है, बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 5 कह रहा है, क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 5 कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक एजुकेशन वाज मेनली, यानी कि वैदिक शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत या उर्दू। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक एजुकेशन वाज मेनली, वैदिक शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंदी था, ऑप्शन नंबर बी पर्शियन, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी उर्दू था। ठीक है, चलिए 5 का सी यहां पे बोला जा रहा है कि 5 का सी होगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। वैदिक शिक्षा का मुख्य माध्यम जो था वह आपका संस्कृत था। ठीक है, इसके बाद है ओरल ट्रांसमिशन मेथड वाज कॉल्ड, यानी कि मौखिक परंपरा को क्या कहा जाता था। मौखिक परंपरा को क्या कहा जाता था, शिक्षा कहा जाता था, श्रुति, स्मृति, या फिर बोथ बी एंड सी। तो मौखिक परंपरा को हम लोग क्या कहते थे, मैंने आपको बताया था, मौखिक परंपरा यानी कि ओरल सिस्टम, जहां पे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये आपका बोला जाता था। ठीक है, तो यानी कि यहां पर बोलना और सुनना दोनों था, श्रुति और स्मृति, और उसको याद भी करना, तो यहां पर दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वह डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर 6 का डी। 7th का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है एजुकेशन इन गुरुकुल वाज, यानी गुरुकुल में शिक्षा कैसे दी जाती थी। पेड थी, यानी कि वहां पर पैसे देकर शिक्षा ली जाती थी, जैसे आज के समय में पेड कोर्स चलते हैं तो पैसे देकर शिक्षा ली जाती थी, या फिर गवर्नमेंट फंडेड होता था, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो सरकारी वहां के होते जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा फंडेड था, या फिर बिल्कुल फ्री था, यानी कि गुरु दक्षिणा बेस्ड था, यानी कि जो गुरु होते थे वो बिल्कुल फ्री में एजुकेशन देते थे, लेकिन लास्ट में जाकर के ऐसे गुरु दक्षिणा मांगते थे जो कि बहुत बहुमूल्य होता था। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य जो थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने एकलव्य से क्या मांगा था, एकलव्य से, इन्होंने एकलव्य से क्या गुरु दक्षिणा मांगा था, अपना अंगूठा मांगा था, यानी कि एकलव्य क्या क्या मांगा था, अंगूठा मांगा था। ठीक है, क्या मांगा था, अंगूठा मांगा था, तो उसने बिना सोचे समझे अंगूठा ही दान कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अंगूठा दान कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्री, बिल्कुल फ्री था, लेकिन अंगूठा भी दान कर दिया। ठीक है, तो अच्छी था, वहां पे गुरु दक्षिणा काफी अच्छा था। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के नाम पर लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए हम आपसे अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, हाँ बस आप अपने अंगूठे का प्रयोग करके लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, और अंगूठे का प्रयोग करके आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, आया बात समझ में, चलिए अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पाणिनि वाज एसोसिएटेड विद, पाणिनि किससे संबंधित है, मेडिसिन से हैं, ग्रामर से हैं,
एस्ट्रोनॉमी से हैं या फिर वारफेयर से हैं? पाणिनि किससे संबंधित है? पाणिनि का संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो देखिए पाणिनि जी का जो संबंध है वह किससे है आपका? पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसका? अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है, किसका किया था इन्होंने रचना? अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने किया था। तो इनका ये क्या हो जाएगा? 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का बी बिल्कुल ही यहां पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपका कि विक्रमशिला वाज मेनली अ सेंटर ऑफ, विक्रमशिला मुख्यतः किसका केंद्र था? बुद्धिज्म का था, कॉमर्स का था, इंजीनियरिंग का था या फिर पर्शियन का था? विक्रमशिला जो था वो किसका केंद्र था, यह आपको बताना है। बुद्ध धर्म का था या फिर कॉमर्स यानी कि आपका कॉमर्स से संबंधित था या फिर आपका इंजीनियरिंग था या फिर पर्शियन था? चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं कि विक्रमशिला जो था वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे था? विक्रमशिला बौद्ध धर्म से आपका संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आपका कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, वर्धा योजना किससे प्रस्तावित था, यानी किसे प्रस्तावित किया था? वर्धा योजना को किसने प्रस्तावित किया था? मैकाले ने किया था, गांधी जी ने किया था, सैडलर ने किया था या फिर हंटर के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। चलिए चलिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर? वर्धा योजना जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित आपका किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 11, कराए कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसकी सिफारिशों पर आधारित था, यह आपको बताना है। जो 1968 की हमारी शिक्षा नीति लागू की गई थी, जैसा आपको पता है कि 3 शिक्षा नीतियां अभी तक लागू की गई हैं। ये 1968 की शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पे लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदलियर कमीशन या फिर हंटर कमीशन? किसके द्वारा आपका किया गया था ये आपको बताना है भैया, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए किसी के द्वारा आंसर आ नहीं रहा, बस एक बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, जैसे निकेश जी लगातार आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है निकेश जी, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन आपके मनचाही यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाए। दिल से दुआ निकली है, सच बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया निकेश जी, बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे भैया आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोठारी कमीशन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहां पे क्या दिया हुआ है? 12 कह रहा है कि द की फीचर ऑफ एनईपी 1968 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, 1968 की जो मुख्य विशेषता क्या थी? क्या यहां पर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर था? तो भैया यहां पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वह एनईपी 2020 में आपका है। किसमें है? एनईपी 2020 में आपका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आया बात समझ में? बिल्कुल विभूति जी, बिल्कुल विभूति जी, बहुत अच्छा आप भी बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए गलत हो या फिर सही बोलना चाहिए। ठीक है, गलत हो या फिर सही जरूर बोलना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ पे। चलिए इसके बाद है अध्याय, चलिए बी आंसर है। मोहित जी सही बात है, मैं भी बोल रहा हूं, बहुत अच्छा बात है भैया, सभी लोग बोल रहे हैं, अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 1968 में देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वह 1986 में लागू किया गया था। 1986 का जो आपका था उसमें लागू किया गया था। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, तो क्लास 6 जो था आपका वो लागू किया गया था किसमें आपका यहां पर? तो ये 1968 में ही लागू किया गया था, 1986 में। तो आखिरी यही बचा वह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जिसमें मातृभाषा की बात की गई थी कि मातृभाषा में पढ़ाई कराया जाएगा, और उसके बाद जो है हिंदी में पढ़ाई कराया जाएगा, और अंग्रेजी में आपका पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में आपका पढ़ाई कराया जाएगा।
आरआई भुवनेश्वर कटअप, देखिए आरआई में अगर आपको जाना है तो भैया कम से कम आपके 400 प्लस होने चाहिए, 400 से नीचे बातचीत कोई नहीं, ठीक है, आरआई में अगर जाना है तो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13, कराए कि एनईपी 1968 एम्ड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू, एनईपी 1968 ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा हुआ है, कब तक के लिए रखा था, कितने एज के लिए, 18 साल के बच्चों तक के लिए, और 14 साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए, या फिर 12 साल तक के लिए। तो एनईपी 1968 के द्वारा यह बोला गया था कि 14 साल के जितने भी बच्चे होंगे उन सबको, यानी कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होंगे उन सबके लिए जो एजुकेशन होगा वो बिल्कुल अनिवार्य होगा और निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका कर रहा है 14 कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर विथ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुरानी 10+2 संरचना को किससे बदल दिया है, 10+2+3 के पैटर्न से बदला है, 5+3+3+4 के पैटर्न से बदला है, 8+4 के पैटर्न से बदला है, या फिर 6+3+3+ के पैटर्न से बदला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि 2020 में आपका जो है 2020 में जो है वह क्या होगा, 2020 में आप देखेंगे कि यहां पर जो बदलाव हुआ है वह 5+3+3+4 के पैटर्न से सब कुछ आपका बदल गया है, यानी हमारा जो स्कूलिंग है वह बिल्कुल ही बदल गया है। आया बात समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे अध्यक्ष बारिक जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, निकेश जी बिल्कुल सही है आंसर, मोहित तांगड़ जी का भी आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 पे, कराए कि एनईपी 2020 एम्स फॉर 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय, एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात जो है वह लागू हो। तो वह कब तक लागू होगा, 2025 तक का टारगेट है, 2030 तक का टारगेट है, 2035 तक का टारगेट, या फिर 2040 तक का टारगेट है, कब तक का ये टारगेट रखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कब तक का टारगेट रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, भैया बताइएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा। 15 का आंसर यहाँ पे सी बताया जा रहा है निकेश जी के द्वारा, फिर उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि हाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ बी आंसर सही होगा। हेलो सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं है सुबोध जी, ठीक है, लेट नहीं हुए हैं, सब कुछ समय से होता है, जब जो चीज होने को होती है वह उसी समय पर आपकी होती है। तो 2030 जो है वह बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, कोई देर नहीं होती किसी को, जो जब चीजें होनी होती है उसी समय होती है। हाँ बस समय जो है वह रुकता नहीं है, बस समय के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक, ठीक है, जैसा आप लोग देखे होंगे कि आपको पता होगा यहां पर यह हम लोग का जो टॉपिक था, ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान और निकाय नियामक निकाय के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दो टॉपिक आपका पहला हो गया, सेकंड के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद कमिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर जो हमारे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल दिए गए उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। आप एनसीटी के लिए बेस्ट रिसोर्सेस दे रहे हो, बाकी सब टाइम पास करते हैं वाईटी पर। सुबोध यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं प्रोमिनेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, तो हमारे यहाँ पे जो प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान है वो कौन कौन से, इसको पहले हम समझ लेते हैं।
तो इनमें सबसे पहले आपका नाम आता है आपका IITs का नाम आता है। जितने भी IIT है सबको आपको पढ़ना है, मतलब समझ लिए NTA ने जो सिलेबस दिया हुआ है, कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया है, गागर में सागर भरने वाला काम किया है। अब सागर में से कितना बाल्टी पानी निकालते रहे, कहीं से कोई, अब IIT कितने IIT हैं, सब IIT से प्रश्न पूछ देगा, कहीं से भी उठाकर प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS से प्रश्न पूछेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से प्रश्न पूछेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रश्न पूछेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी साहब से प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका तो RI से प्रश्न पूछने वाला है, RIEs, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा जो है आपका मदरसा से प्रश्न पूछेगा, मदरसा जो हमारे यहां पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ओपन स्कूलिंग से आपके जो है वह प्रश्न पूछ सकता है। हायर एजुकेशन में तो ये नहीं आता है, बट फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IIT के बारे में। किसके बारे में? IIT के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो IIT है, द फर्स्ट IIT वाज एस्टैब्लिश एट खड़गपुर इन 1951, यानी कि खड़गपुर में सबसे पहले 1951 में आपका IIT खड़गपुर बन के तैयार हुआ। इसकी स्थापना यहां पर कर दी गई थी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द सरकार कमिटी 1946 टू डेवलप्ड हाई लेवल टेक्निकल मैन पावर आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी यहां पर कह रहा है कि जो आइडिया है वह सरकार कमिटी से, यानी कि सरकार कमिटी ने ही यहां पर डेवलप किया था। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद जो उच्च स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन विकसित करने के लिए सरकार समिति है, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यानी यूं कहिए कि IIT की जो स्थापना है वह किसके सिफारिश पर की गई थी? तो वह सिफारिश हुई थी सरकार समिति के द्वारा। और इस सरकार समिति का गठन 1946 में आपका किया गया था, जिसके रिकमेंडेशन के बाद जो है हमारे देश में पहला IIT खड़गपुर में शुरू किया गया था, ठीक है। क्या हम YT से वन शॉट पे पूरा भरोसा कर सकते हैं? देखिए YT पे जो चीजें कराई जा रही हैं वो ऐसा नहीं कि कोई बेकार चीज आपको कराया जा रहा है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको जो चीजें कराई जाएंगी, पृष्ठान क्लासेस का एक ही टैगलाइन होता है कि आपका भरोसा ही हमारी इकलौती मंजिल है, ठीक है। अगर स्टूडेंट का भरोसा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो आपके भरोसा बनाने के लिए ही हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये क्लासेस कराई जा रही हैं तो आप लोग जरूर क्लासेस करिए। हाँ, थोड़ा ये रहता है कि स्टूडेंट की तरफ से मोटिवेशन नहीं हो पाता है, स्टूडेंट जुड़ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी जो है कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चे ही नहीं आ रहे तो किसके लिए पढ़ाया जाए, है ना। तो अभी जैसे आप देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट जो चीजें चल रही हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कोई शेयर भी नहीं कर रहा है, तो आप लोग शेयर करिए ताकि बच्चे भी जुड़ सकें और हम लोग भी मोटिवेट हो सकें कि आप लोग के लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नहीं, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के बारे में ही बात करते हैं। IIT फंक्शंस अंडर द IIT एक्ट 1961, यानी जो IIT आपके एक्ट, मतलब जो IIT जितने भी बनाए जाते हैं उसमें जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो सब कुछ जो है एक ही नियम के अनुसार बनते हैं, वह है आपका IIT एक्ट 1961, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है सारे कार्य होते हैं, सब कुछ होता है आपका, ठीक है। और इसी के तहत जो है IIT को जो है क्या मिला? राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मिला है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी शेयर किया है सेशन को। और बाकी सेशन को जो शेयर नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, सेशन मत शेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के बारे में ही कुछ और चीजें जान लीजिए। करा कि करेंटली देयर आर 23 IIT अक्रॉस इंडिया, यानी वर्तमान में करा कि 23 यहां पर क्या है आपके 23 यहां पे IIT आपके यहां पे रन कर रही हैं।
ठीक है। इनमें अगर बात करते हैं तो पहला आईआईटी जो है 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आईआईएमएस की बात करते हैं तो ये रही आपकी आईआईटी की बातें। इसके बाद आईएमएस की बात करते हैं, आईआईएमएस की, तो यहां पर पहला आईआईएम जो है आपका बनाया गया था, जो वह 1961 में बनाया गया था। और 1961 में जो आपके आईआईएम बनाए गए थे, ये इनिशियली सेटअप विथ सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए इनका जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही यहां बताना चाहेंगे कि डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017, यानी कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 है, इसके तहत आईआईएमएस को जो है यहां पे आईआईएम को क्या किया गया, ये डिक्लेयर किया गया नेशनल इंपॉर्टेंस के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, अगर हम बात करते हैं पहले आईआईएम के बारे में, तो दो पहले आईआईएम है। पहला जो है 1971 में, दोनों ही पहले आपका स्थापित किया गया था 1961 में। कहां पे, तो पहला था आपका आईआईएम कलकत्ता, दूसरा था आईआईएम अहमदाबाद। तो ये दो आपके स्थापित किए गए थे, फाउंडेड किए गए थे कब, 1961 में आपके स्थापित किए गए थे। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे फिर है आपका ठीक है। और अगर करेंट टाइम में बात करते हैं तो आपका करेंट टाइम में 21 आईआईएम जो है आपको पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। करेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो करेंट टाइम का आपको पूछेगा, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कौन सा है, ठीक है, किसी के बारे में, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, आरआई हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आईएम हो, सबके बारे में पहला जरूर पूछेगा। करेंट टाइम का जो है वो जरूर पूछेगा कि करेंट टाइम में कौन सा है, करेंट टाइम में कितने आपके आईआईटी, एनआईटी, आरआई हैं। उसके बाद टोटल पूछेगा कि टोटल कितने हैं अभी तक, टोटल आईआईटी, एनआईटी, आरआई कितने हैं, ये सब आपसे पूछेगा जरूर। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं एनआईटी की, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज, ओरिजिनेटेड एज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी जो एनआईटी था इसका पुराना नाम जो था वह आरईसी था। ठीक है, आरईसी यानी कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये किसका नाम था, एनआईटी का नाम था। ठीक है, और ये 1959 में आपका बनाया गया था। फिर 2002 में इसको क्या कर दिया गया, आरईसी से यहां पर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, किसमें, एनआईटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कब, 2002 में कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007, यानी 2007 का अधिनियम के तहत इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो पहला जो आपका आरईसी था, यानी पहला आरईसी जो था वह 1959 में था, बन के तैयार हुआ था, और वो था आपका एनआईटी वारंगल। और एनआईटी मतलब आरईसी जो जिसका पुराना नाम था, अब नया नाम जो हो गया वो क्या हो गया आपका एनआईटी। तो पहला एनआईटी अगर पूछेगा तो भी वही क्या होगा, एनआईटी वारंगल ही था। ठीक है, क्या था, एनआईटी वारंगल, जो कि 2002 में आपका ये घोषित किया गया, 2002 में। करेंटली इंडिया में लगभग 31 एनआईटीज हैं जो कि पूरे के पूरे हमारे अलग अलग स्टेट, अलग अलग आपके जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे स्थित हैं आपके। ठीक है ना, आवाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टैब्लिश्ड अंडर अ सेंटर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा
सबसे जो प्रश्न आपसे पूछेगा, अगर कहीं आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनको एक अधिनियम के तहत जारी किया गया है, यानी कि संसद द्वारा पारित केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनकी स्थापना आपकी की जाती है। और 2009 का जो अधिनियम है, इसके माध्यम से नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि किस अधिनियम के तहत नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो वह अधिनियम कौन सा है? 2009 का अधिनियम है। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? 2009 का अधिनियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने हैं? 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं वह जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, जून 2023 के जो आंकड़ा उसके अनुसार अभी तक भारत में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर आर currently 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज ऑफ जून 23। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, लेकिन पहले ये क्या था? आपका स्टेट यूनिवर्सिटी था। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? पूर्व के ऑक्सफोर्ड के भी नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसको आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो कट ऑफ है, मतलब अगर आप आईटीबी की बात कर रही हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम 300 प्लस आप टारगेट लेके चलिए कि हाँ 300 से ज्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। आप भले किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, बट 300 आपका एटलीस्ट मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में सबसे पहला जो नाम आता है वह है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, BHU। क्या है आपका? BHU। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? महामना मालवीय जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महामना मालवीय जी के द्वारा आपका इसकी स्थापना किया गया था, मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महामना मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1916 में किया गया था। और इसे भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़, उससे पहले आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में और बता देना चाहते हैं कि BHU के पहले जो वीसी थे, BHU के फर्स्ट जो वीसी थे वह कौन थे भैया? सर सुंदरलाल जी थे। सर सुंदरलाल जी थे। सुंदरलाल जो थे ये पहले वीसी थे किसके? BHU के। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, कई सारे प्रश्न। ठीक है, अभी जो है BHU में बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे होंगे जिसमें एक IIT BHU भी शामिल है। ठीक है, तो यहां से जो बच्चे IIT करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज है कि IIT BHU भी जो है, IIT BHU इसमें एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे IIT BHU से अभी BSc B.Ed नहीं हो रहा है। यहाँ BHU से 2 आपके कोर्स कर सकते हैं, BA B.Ed और BA B.Ed कर सकते हैं। 2 आपके इसके एफिलिएटेड कॉलेज, एक VCW एक MPG है। ठीक है, चलिए इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका इंडिया में अगला नंबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि यह भारत का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में आपकी किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये क्या है?
भारत का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि एएमयू है। और यहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आईटीपी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आईटीपी जो है यहां से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है रेगुलेटरी बॉडीज का। कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं? अब तो हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिए, अब हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में जानते हैं। तो एक है यूजीसी है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई है। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई है। और फिर है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल यानी कि नैक है। इसके अलावा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है। तो ये आपकी क्या है, नियामक निकाय है जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे नियामक निकाय हैं जो आपको जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं। तो यूजीसी, इसकी स्थापना, इसका औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के द्वारा जो है वह किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यूजीसी की जो उद्घाटन है या फिर स्थापना है 28 दिसंबर 1953 को आपका किया गया था। ठीक है, और इसकी जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया था? उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके द्वारा ये आपका किया गया था। इसके बाद बात करते हैं आपका इस्टेब्लिशमेंट के बाद आपका आता है वैधानिक दर्जा। तो इसे 1956 में संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्यालय के बारे में बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका स्थित है। कहां पर है आपका? न्यू दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं रीजनल सेंटर्स की, तो इन एडिशन देयर आर 6 रीजनल सेंटर इन पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो ये 6 ऐसे सेंटर हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में आपके स्थापित हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं तो आपके इसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे वो शांति स्वरूप भटनागर जी थे यूजीसी के। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो थे वह 1953 से 1955 बीच डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। और अगर बात करते हैं आपका फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूजीसी आफ्टर इट गेन स्टैचू स्टेटस वाज मिस्टर सीडी देशमुख, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखिएगा कि पहला जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, और वैधानिक दर्जा मिलने के बाद यूजीसी के पहले अध्यक्ष जो थे वह श्री सीडी देशमुख जी थे। कौन थे? श्री सीडी देशमुख जी थे। इसके बाद वर्तमान समय में देखा जाए तो करंट जो चेयरमैन है वह कौन से आपके हैं? तो वह है आपके डॉक्टर विनीत हैं। ठीक है, कौन है आपके? डॉक्टर विनीत वर्तमान समय में है। इसके बाद यहां पर है रेगुलेटरी बॉडीज में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई की बात करते हैं। तो स्थापना और मिशन, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी, जिसे बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपका एआईसीटीई है इसको 1987 में संसद के अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसकी स्थापना 1945 में आपका किया गया था। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, इसके पहले अध्यक्ष आपके जो थे वह सर जोगिंदर सिंह जी थे। ठीक है, और वर्तमान में प्रोफेसर टीजी सीतारमन जी हैं। ठीक है, क्या है? टीजी सीतारमन वर्तमान समय में है। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज में अगर बात करते हैं इसकी स्थापना और दर्जा की, किसके बारे में? एनसीटीई के बारे में। ठीक है, एक है आपका ध्यान रखिएगा एनसीईटी और एक है आपका एनसीटीई। ये जो एनसीटीई है ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है। इस एंट्रेंस के द्वारा आप लोग एडमिशन लेते हैं, किसमें? आईटीपी के कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं। और ये जो एनसीटीई है इसमें जो आप एडमिशन लेते हैं, ये एडमिशन नहीं लेते हैं, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, ये टीचर और टीचर्स के लिए रूल्स लागू करती है कि क्या सही कौन सा रूल होगा टीचर्स के लिए, कौन से कोर्स को मान्यता दिया जाएगा, किस
कोई कॉलेज अगर मान्यता के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको मान्यता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ यही डिसाइड करने का कार्य करती है। आप बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप बात समझ में? चलिए रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं तो इसमें आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन में एनसीटी। एनसीटी की बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर जेएस राजपूत जी थे। कौन थे? प्रोफेसर जेएस राजपूत जी थे। और फर्स्ट चेयरमैन तो आपको पता होगा कौन था आपका? प्रोफेसर जेएस राजपूत। और वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो पंकज मित्तल जी हैं। कौन है आपके? पंकज मित्तल एनसीटी के चेयरमैन है। ठीक है, निकेश जी बोल रहे हैं कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिलता है आरटीपी में? हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी तो कोई बैच निकला नहीं है बट आपका प्लेसमेंट जरूर मिलता है। नॉर्मल से भी अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहां भी प्लेसमेंट मिलता है, तो आपका तो ये आरटीपी कोर्स है, यहां तो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज में बात करते हैं तो आपका है हेकी। हेकी क्या है? इसका फुल फॉर्म है अंडर एनईपी 2020 के द्वारा इसको लागू किया गया है। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटी विल बी रिप्लेस्ड बाय हेकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपका यूजीसी, एआईसीटी, एआईसीटीई, एनसीटी, एनसीटीई, इन तीनों को मिला करके एक नए इंस्टीट्यूशन को बनाया जाएगा और उस इंस्टीट्यूशन का नाम होगा हेकी, HECI, हेकी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हेकी में यह प्रपोजल दिया गया है कि 4 वर्टिकल डिपार्टमेंट भी होंगे, 4 वर्टिकल रहेंगे। कौन कौन से होगा? तो एक होगा आपका NHERC रेगुलेशन, ये रेगुलेशन करने के लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए GEC रहेगा, फंडिंग के लिए आपका हेक्स रहेगा और एग्रीगेशन के लिए आपका नैक होगा। तो इस प्रकार से आपका सभी बॉडीज को, ये सब के सब जितने 4 आप वर्टिकल बॉडीज देख रहे हैं, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आपके कार्य करेंगे। ठीक है, आप बात समझ में? चलिए क्लियर हो गया यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रेगुलेटरी बॉडीज में बात करते हैं तो AIU, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। बात करते हैं यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में। ठीक है, बेस्ड ऑन माइकल सैडलर कमीशन 1970-1969 के द्वारा रीनेम्ड AIU। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो कि 1925 में था। फिर ये आपका बेस्ड था किस पर? जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? AIU कर दिया गया। AI को मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड था? तो सैडलर कमीशन जो था उस पर ये बेस्ड आपका पूर्णतः था। ठीक है, अब आते हैं अगला, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब। अगर हम बात करते हैं केब तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1920 में और 1923 में क्लोज कर दिया गया। फिर से केप जो है वह शुरू किया गया, फिर से एस्टैब्लिश किया गया 1935 में। और ये जो केप था यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये फिलिप हार्डोक कमिटी के द्वारा प्रस्तावित था। प्रपोज्ड बाई फिलिप हार्डोक कमिटी के द्वारा यह आपका प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद आपका है यहां पर नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल यानी कि नैक। नैक की जो स्थापना होती है यानी कि नैक ही है जो किसी यूनिवर्सिटी को A या A++ का जो आपका ग्रेडिंग है वो देने का ये कार्य करती है। इसका स्थापना जो 1994 में किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेचर ये आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। फंक्शन क्या है कि ये एग्रीगेशन करता है और ग्रेडिंग करने का कार्य करता है किसका? यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, इसका स्थापना आपका 1997 में किया गया था और एपेक्स बॉडी ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन के तौर पर यह जाना जाता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था, तो इसमें कुछ बताने के लिए आपको
है नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर क्या है यहां पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आपका कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, यानी यूजीसी की जो स्थापना है वह किस अधिनियम के तहत आपकी हुई है। यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत आपकी की गई है, ये आपको बताना है। एआईसीटी एक्ट 1987, एनसीटी एक्ट 1993, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, नैक एक्ट 1994। तो यहां पर देखिए किसके तहत हुआ है, तो बात किसके द्वारा हो रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ग्रांट कमीशन जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो अब बाकी आपके ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। क्लास करते रहिए, जब हो जाएगा तो आपको मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, क्लास अभी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि नैक वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, नैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी, 1987 में, 1953 में, 93 में, या फिर 1994 में, या फिर 2000 में। कब किया गया था नैक की स्थापना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, निकेश जी का, अध्यक्ष जी का बिल्कुल सही आंसर है 1994। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि विच बॉडी ग्रांट्स अप्रूवल टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में तकनीकी संस्थानों को स्वीकृति कौन देता है, यूजीसी देता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन देता है, एनसीटी देता है, या फिर आपका एनटीए देता है। तो एनटीए तो होगा नहीं भैया, एनसीटी बिल्कुल नहीं होगा, यूजीसी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका कह रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूसी इज लोकेटेड इन, यूजीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, ये आपको बताना है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर आपका न्यू दिल्ली। यूजीसी का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, या फिर न्यू दिल्ली में है। बहुत इजी आंसर है आप लोग के लिए, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा आशा नाम है आपका, ओहो आशा, ओके माफी चाहते हैं भैया। ठीक है, आशा, ओके ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे नाम जो है मोहित नागर जी बिल्कुल सही है, निकेश जी का आंसर भी बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 का रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट द एनसीटी एग्जाम। बाप रे, बहुत सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि एनसीटी का जो एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट कराता है, यूजीसी, एनसीटी, या फिर आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर एआईसीटी। बहुत इजी प्रश्न है, कौन कराता है, तो ये आपका एनटीए कराता है। कौन कराता है, एनटीए बाबा कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 का, करा कि एनसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, एनसीटी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है, 1987, 1953, 93, 1956, 2005, 2009। चलिए डी फॉर दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर आपका 21 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए सी आंसर बताया जा रहा है, 21 का सी होगा, तो सी नहीं होगा भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। एनसीटी की स्थापना आपका 1993 में हुआ था। ठीक है, नैक किसके अंतर्गत आता है भैया, नैक किसके अंतर्गत आता है, नैक जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, एआईसीटी, यूजीसी, एनटीए, एमएचआरडी। ठीक है, नैक जो ग्रेडिंग देने का कार्य करती है। ठीक है, नैक जो कि आपका ग्रेडिंग देने का कार्य करती है, वह किसके अंतर्गत आपका आएगा, प्रश्न नंबर 22 का। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा,
बी यूजीसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 23 पे। प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली फोकस ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन, यानी कौन सा संस्थान मुख्य रूप से प्रबंधन शिक्षा पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। आईआईटी है, एनआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या फिर बीएचयू है। कौन सा संस्थान मुख्य रूप से प्रबंधन शिक्षा पर आधारित होता है या केंद्रित होता है, तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 24, आईआईटी वर फर्स्ट स्टैब्लिश इन विच डिकेड, यानी कि पहला आईआईटी कौन सा था और कब स्टैब्लिश किया गया था। तो पहला आईआईटी खड़गपुर था, और स्थापना जी की बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका 1950 के दशक में किया गया था। बी 1950 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका 25 पे। तो यहाँ पे 25वां कह रहा है आपका कि विच यूनिवर्सिटी इज एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको बताना है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलिए बी बताया जा रहा है आप लोग का कि हाँ सर बी यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे बी बताया जा रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट सीरीज है, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें दिया जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज और बाइलिंगुअल मिलेगा, और 100 से ज्यादा टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि केवल 249 रुपए में आपको ये मिल रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए पृष्ठान क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, और किसी भी डाउट होने पे दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 26 पे। करा है आपका AICTE वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इन AICTE की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। 1956, 1987, 1993 या 1994। AICTE की स्थापना आपका बताना है कि कब हुआ है, ये आपके आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है प्रश्न नंबर 26 का। ठीक है, 25 का बहुत सही आंसर है, सभी लोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए 26 का बी सबसे पहले है शशांक जी के द्वारा यहाँ पर। तो देखिए बी आंसर बिल्कुल सही है आपका है। AICTE की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी आपकी भैया, तो वह हुई थी आपकी 1987 में आपकी हुई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 27। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे कह रहा है विच बॉडी प्रोवाइड्स एक्रेडिटेशन ग्रेड लाइक A++, A+, etc। A++, जैसे ग्रेड कौन प्रदान करता है, यूजीसी प्रदान करता है, AICTE प्रदान करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल प्रदान करता है, या NTA प्रदान करता है। एक बार सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनसीटी के एग्जामिनेशन के लिए जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी आपने चूज किया हुआ है। हिंदी किसी ने चूज किया, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर अगर आपने चूज किया तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि आप लोगों ने चूज किया है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर किसी ने किया तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, निकेश जी बोल रहे हैं कि IM बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर इंग्लिश भी लाइए। ओके, इंग्लिश भी है तो इंग्लिश का तो क्लास चलता है रोज रात को 9 बजे। ठीक है,
सुरभि जी रोज रात 9 बजे जो है इंग्लिश की क्लास चलती है। अभी तो आज क्लास मैराथन की थी इसलिए क्लास नहीं चलाई गई है, लेकिन रोज आपकी 9 बजे चलती है। कल भी आपकी इंग्लिश की क्लास ही चलाई जाएगी, ठीक है। ओके, रंजीत जी बोल रहे हैं कि यस, हाँ। तो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक आपको जो है मैराथन रखेंगे, ठीक है। मैराथन क्या मतलब, छोटा सा रहेगा, 2-3 घंटे का आपका सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सबको सॉल्व किया जाएगा, और उस प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं उन्हीं की तरह उनको भी हम लोग उस सेशन में लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कल सेशन लेने वाले हैं, कल नहीं परसों लिया जाएगा, शनिवार को, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अपना तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 70 आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, जेएनयू कहां पर स्थित है। तो हिंदी की मैराथन क्लास होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आज हम लोग टीचिंग की कर रहे हैं, मैराथन क्लास का एक छोटा सा क्लास है, बहुत बड़ा तो क्लास है नहीं, ठीक है। जेएनयू कहां पर स्थित है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, या फिर आपका दिल्ली में है, कहां पर ही आपको बताना है, ठीक है। 2 मिनट क्लास भी जल्दी शुरू होगी, ठीक है, 2 मिनट क्लास भी जल्दी शुरू होगी। जेएनयू कहां पर स्थित है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली, किसी को पता है जेएनयू कहां पे स्थित है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए, दिल्ली में है, बहुत बढ़िया। कविता जी बोल रही हैं कि दिल्ली में होगा, ठीक है, तो दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्या है, दिल्ली आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूजीसी इज, यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, कंडक्टिंग एग्जाम्स, ग्रांटिंग अफिलिएशन, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, टीचर रिक्रूटमेंट। यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, यूजीसी का मुख्य कार्य। तो देखिए, यूजीसी जो कार्य करती है वो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती तो है, लेकिन उसका मुख्य कार्य नहीं है। अफिलिएशन में मुख्य कार्य नहीं है, टीचर का रिक्रूटमेंट भी मुख्य कार्य नहीं है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे दिया हुआ है कि विच बॉडी रेगुलेट्स बीएड कॉलेज, यानी कि बीएड कॉलेजों को कौन नियंत्रित करता है, एआईसीटी करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करता है, यूजीसी करता है, या फिर आपका नैक करता है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर यहां पे, ठीक है। देखिए, बीएड कॉलेजों को जो नियंत्रित करने का कार्य है वह किसके द्वारा होता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि एनसीटीई के द्वारा ये आपका कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, एनसीटी के द्वारा ये आपका कंट्रोल किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने, आपको पता होगा यहाँ पे 3 टॉपिक थे, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 1 में 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रॉम एंशिएंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, इसको हम लोग खत्म कर लिए हैं। सेकेंड है आपका प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज, इसको भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब बच्चे हैं आपकी कमिटियां और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, ये 2 आपके टॉपिक बचे हुए हैं, और इन 2 टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में नहीं करेंगे, कल एक और क्लास हम लोग लेंगे ऐसा ही कल, ठीक है। और ताकि आप लोग का पूरा कंप्लीट हो सके, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, अभी मैसेज आया हुआ है, हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उन्होंने मैसेज किया है कि सर 2 घंटा भी आपका डिस्टर्बेंस रहेगा, तो अपनी क्लास को बंद कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में ही वो अपना इंटरनेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के आगे हम लोग भी नतमस्तक हैं, वरना कंटेंट तो काफ़ी है आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग जो बचा हुआ कंटेंट है वह कल के सेशन में आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। कल भी एक सेशन लिया जाएगा, उसमें आपका पूरा दोनों जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों को कि कंप्लीट नहीं करा पाए आज के सेशन में हम लोग, लेकिन कल के सेशन में आप लोग को जरूर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट हैं सेशन को ज्वाइन करने के लिए।